अगर आपकी सैलरी 20,000, 25,000 या 30,000 रुपए के आसपास है तो क्या आप अपना घर बनाना अफोर्ड कर सकते हैं? चलिए थोड़ा इसे डिटेल में समझते हैं। एक्चुअली घर बनाना एक सपना होता है। घर बनाना, अपना घर खरीदना, ये केवल इन्वेस्टमेंट के पर्पज से नहीं होता। इसमें इमोशन जुड़ा होता है, बट इमोशन के साथ साथ हमें चाहिए होता है लॉजिक। और लॉजिक ज्यादातर लोग ताक पर रख देते हैं, केवल और केवल हो जाएगा सोचकर डिसीजन ले लेते हैं कि चलो घर बनाते हैं। तो क्या घर नहीं बनाना चाहिए, रेंट पर रहना चाहिए जैसा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बताते हैं? नहीं, मेरा मानना है घर बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट और अलग सा डिसीजन होता है। ये केवल पैसों के बेसिस पे नहीं लिया जाता। इसमें इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, इसमें फ्यूचर के थॉट्स इन्वॉल्व होते हैं। आप कहाँ रह रहे हैं, किस शहर से आए हैं, किस तरीके के बैकग्राउंड से आए हैं, आपके पास पहले क्या घर था, कैसा घर था, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन जब हम लोग घर बनाने के बारे में बात करते हैं, इसकी प्लानिंग के बारे में बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले कुछ बेसिक्स की बातें करनी पड़ती है। अब आप 25,000 रुपये, 30,000 रुपये हर महीने कमा रहे हो और प्रॉब्लम यह है कि आपके पास और भी जिम्मेदारियां हैं, और भी चीजें हैं। आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही है। अब आपको अपनी पढ़ाई का खर्चा भी शायद खुद देना पड़े। ये सारी जब चीजें होती हैं तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से काम नहीं बनता। और इसी समय आता है हमारे दिमाग में सबसे डेंजरस ख्याल। वो ये होता है कि अगर आज नहीं समझे, अगर आज नहीं मैनेज कर पाए तो हमारा फ्यूचर बर्बाद हो गया, हमारा फ्यूचर खराब हो गया, मैं जिंदगी में कभी कुछ नहीं आगे कर पाऊंगा। अगर इस थॉट प्रोसेस से, इस सिचुएशन से आप रिलेट कर रहे हो तो इस वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखना है। आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि घर बनाना, स्टेबिलिटी, जब कम सैलरी होती है, कम पैसे होते हैं, हमारी इनकम कम होती है और हमें लगता है ये सारी चीजें करनी है, तब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें जिंदगी के हर एस्पेक्ट को समझना। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, ये हमें मोटिवेशन देता है। अब चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली गलती ज्यादातर लोग करते हैं कि जब वो कमाना शुरू करते हैं या जब भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना शुरू किया, जब भी फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू किया, जब से प्लानिंग शुरू करी कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, वेल्थ क्रिएट करना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले उनके दिमाग में आता है कौन सा शेयर ले लूं, कौन सा म्यूचुअल फंड ले लूं, क्रिप्टो करेंसी में डाल दूं क्या, बिटकॉइन खरीद लूं क्या और अमीर बन जाऊंगा। अभी ये वाला शेयर इतने पे चल रहा है, अगर मैंने इसमें 50,000 रुपए कहीं से लेकर डाल दिए, ये फ्यूचर में बढ़ेगा और मैं अमीर हो जाऊंगा। यार क्रिप्टो करेंसी इसमें डाल देते हैं, आगे बढ़ जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। पर सच्चाई ये है कि अगर आपकी जिंदगी, आज की जिंदगी स्टेबल नहीं है ना, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते, आप कभी भी अपना घर नहीं बना सकते, आप कभी भी फ्यूचर में बड़ी बड़ी चीजें नहीं अचीव कर सकते। अभी का, करंट का, प्रेजेंट का स्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सबसे पहला रूल है, सबसे पहले स्टेबिलिटी, उसके बाद इन्वेस्टमेंट। और स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? 3 चीजें। आपका खर्चा कंट्रोल में है, दूसरा इमरजेंसी किसी भी तरीके की आती है तो आप पैनिक नहीं हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान नहीं हो रहे हैं, और तीसरा पैसा आता है, तुरंत ही खर्च नहीं होता, तुरंत ही खत्म नहीं हो जाता। अब एक बोरिंग टॉपिक के बारे में बात करते हैं, इमरजेंसी फंड। जैसे ही कोई भी इमरजेंसी फंड के बारे में बात करने लगता है और ये कहा जाता है कि 12 महीने का इमरजेंसी फंड बना लो, 6 महीने का इमरजेंसी फंड बना लो, तो ज्यादातर लोग या तो वीडियो स्किप कर देते हैं या वीडियो को बंद कर देते हैं या आगे चले जाते हैं, आगे जंप कर जाते हैं। एक्चुअली इमरजेंसी फंड केवल इमरजेंसी के बारे में नहीं होता। इमरजेंसी फंड आपको फ्यूचर लॉसेस से भी बचाता है। मैं आपको 1-2 एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कुछ सेविंग करी हुई है, आपने 1 लाख रुपए डाले हुए हैं शेयर मार्केट में और 2-2 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए, 1-1 हजार रुपए करके 2-3 सालों में आपने वो 1 लाख रुपए आज की डेट में इकट्ठा किए हैं जो शेयर मार्केट में पड़ा हुआ है आपका। आज की डेट में शेयर मार्केट गिरा हुआ है। अब मान लीजिए आपके पास किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ जाए, जैसे अचानक से आपकी जॉब चली गई, आप 1 महीने घर पे बैठ गए,
या घर पे कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आ गई जो प्रोबेबली आपका कवर नहीं है, या कोई भी ऐसी चीज आ गई, कोई रिपेयर कराना हुआ, अब आपको उसके लिए 25,000 रुपए 30,000 रुपए चाहिए, या ले ऑफ हो गया प्रॉब्ली तो आपको 1 महीने का खर्चा चाहिए। अब मान लो आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, आप क्या करोगे? आपके पास केवल 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप किसी तरीके का पर्सनल लोन ले लेंगे, दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करा है अभी तक उसमें से कुछ 20,000 30,000 50,000 रुपए निकाल लेंगे। तो इमरजेंसी फंड केवल आपको इमरजेंसी से नहीं बचा रही है, ये आपका जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उससे भी आपको बचा रही है। क्योंकि आज की डेट में अब हम तो ये बोलते हैं कि भैया हमने इन्वेस्टमेंट तो इसीलिए किया हुआ है ना कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आए, जब भी हमें जरूरत पड़े, निकाल सके। लेकिन अभी मार्केट डाउन है, अभी आपने 1 लाख रुपए टोटल लगाए हैं और उस पोर्टफोलियो का वैल्यू 90,000 रुपए ही है। अब आपको घाटे में वो बेचना पड़ रहा है। मान लीजिए आपके पास इमरजेंसी फंड होता, आप उसे यूज कर पाते, तो जब मार्केट ऊपर जाती तब उसमें से आप शेयर बेचते। पैसे अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं से तो अरेंज करने हैं ना। आप शेयर मार्केट से पैसे निकाल कर दोबारा इमरजेंसी फंड में डालेंगे, लेकिन अभी मार्केट डाउन है, अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि जो हमने इन्वेस्टमेंट करा हुआ है वहां से पैसे निकालें, उस चीज से आप बच जाते हो। तो इमरजेंसी फंड केवल इमरजेंसी के लिए नहीं है, इमरजेंसी फंड आपके इन्वेस्टमेंट को भी प्रोटेक्ट करती है। इसीलिए बहुत ज्यादा मैं फोकस देता हूं इमरजेंसी फंड पे। अब इमरजेंसी फंड, आपकी सैलरी कम है, बहुत ज्यादा इनकम नहीं है, बहुत कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मैं नहीं आपको बोलूंगा कि जो फाइनेंस का नियम होता है कि 12 महीने का इमरजेंसी फंड बना के रखो, 6 महीने का इमरजेंसी फंड बना के रखो, नहीं। आप 25,000 का बना सकते हैं, 30,000 का बना सकते हैं, 50,000 का बना सकते हैं। जितने पैसे आप इकट्ठा करके बना सकते हैं वो इमरजेंसी फंड आपको किसी शेयर मार्केट में नहीं डालना है, किसी म्यूचुअल फंड में नहीं डालना है, कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। उस इमरजेंसी फंड का मतलब आपके दिमाग में पीस है। उस इमरजेंसी फंड का मतलब कभी जरूरत पे काम आना है। उस इमरजेंसी फंड से पैसा बनाना नहीं है, उस इमरजेंसी फंड से पैसा कमाना नहीं है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। जब हमारी सैलरी आती है, हमारे पैसे आते हैं, तो एक तो जो बेसिक सा रूल है 50-30-20 का रूल। अब जब हमारी सैलरी कम होती है तो हम 50-30-20 का रूल फॉलो नहीं कर पाते हर बार। तो आप एक काम करिए, 3 बकेट बनाइए। और ये बकेट मतलब असली का बकेट नहीं बनाना है, अपने दिमाग में क्लैरिटी लाइए। अपने पैसों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करिए। पहली कैटेगरी है बेसिक्स। अब वो जरूरी नहीं है कि बेसिक्स आपके 50% इनकम का, जो 50% मतलब आपकी अगर सैलरी 20,000 रुपए है तो 10,000 रुपए में हो जाए, या 30,000 रुपए है तो 15,000 रुपए में हो जाए। हो सकता है आपके लिए वो 60% 70% भी हो सकता है। बट पहला बकेट जो है वो है बेसिक्स का। उस बेसिक्स में आपकी सारी चीजें, जैसे फीस आपकी जाती है, घर का खर्चा है, राशन, ये सारी चीजें, पेरेंट्स कुछ देना है, बिजली, ये सारी चीजों का एक बकेट बनाइए। इसको हम लोग बेसिक्स कहेंगे, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपको करना ही करना है, जिसमें आप किसी तरीके की कटौती नहीं कर सकते। जिसमें आप कटौती करेंगे तो आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी ही नहीं। जो मैंडेटरी है, जो मस्ट है, इसका बकेट बनाइए। और देखिए वो बना के कि महीने का आपका लगभग कितना खर्चा आ रहा है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपने जो एक खर्चा डिसाइड कर दिया, जो आपने एक बकेट बना लिया, आपको उस पर टिके रहना है। आपको उस पर बिल्कुल खूंटा गाड़ देना है किसी भी तरीके से। अगर मान लो आपकी सैलरी 30,000 रुपए है, आपने हिसाब लगाया कि मेरा 20,000 रुपए मुझे चाहिए बेसिक्स के लिए, तो अब वो 20,000 रुपए ही है। ऐसा नहीं कि किसी महीने 22,000 खर्च कर दिया, किसी महीने 23,000 खर्च कर दिया, किसी महीने 20,000 खर्च किया, नहीं। किसी महीने 20,000 तो अगले महीने 20,000, उसके अगले महीने 20,000। महंगाई बढ़ती है, साल भर के बाद 6 महीने के बाद हम रिव्यू करके देखेंगे कि उसको बढ़ाना है, कम करना है। लेकिन आपको किसी भी तरीके से अपने बेसिक्स उसी 20,000 रुपए में चलाने हैं, उसी 20,000 रुपए में रखने हैं। दूसरा बकेट होगा अपने लिए, सेल्फ के लिए, खुद के लिए। जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, हम जब बहुत ज्यादा नियम से चलने लगते हैं, तो हम चाहे अनचाहे अपने आप को पनिश करने लगते हैं। वो नहीं करना है, अपने आप को पनिश नहीं करना है।
अपने आप को परेशान नहीं करना है। तो थोड़ा सा पैसा अपने लिए होगा, जैसे अपने मोबाइल का रिचार्ज है, नेटफ्लिक्स देखते हैं, है ना, महीने में एक बार बाहर खाना खाना है, कभी दोस्तों के साथ कुछ थोड़ी सी पार्टी करनी है, उसके लिए एक पैसा डिसाइड कर लो। ये जरूरी है। हम में से ज्यादातर लोग उसको हमेशा इग्नोर करते हैं कि इमरजेंसी वाला बना लिया, इन्वेस्टमेंट बना लिया, सेविंग बना लिया, घर पे पैसे देने हैं, घर का खर्चा है, सब कुछ के लिए हम बजट बना लेते हैं, प्रोविजन बना लेते हैं, अपने लिए नहीं बनाते। और जब इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टली आप अपने आप को मैनेज करते हो तो बर्नआउट हो जाते हो। जब आप बर्नआउट हो जाते हो तो आपका डिसिप्लिन टूट जाता है। आपका डिसिप्लिन टूट जाता है तो ये जितने भी आपके बने बनाए प्लान हैं सब चौपट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है अपने लिए एक बकेट बनाना। वो जितना भी आपको लगता है कि यार इतना ही मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। वो हो सकता है 2,000 रुपए हो सकता है 5,000 रुपए हो सकता है 7,000 रुपए, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं अपने लिए बकेट बनाइए। तीसरा जो बकेट आपका बनेगा, अब जितने भी पैसे आपके पास बच रहे हैं, मान लो 1,000 रुपए बच रहे हैं, 5,000 रुपए बच रहे हैं, 2,000 रुपए बच रहे हैं, कुछ तो पैसे बच रहे होंगे। अभी तक आपने बेसिक्स का एक बकेट बना लिया, दूसरा आपने बकेट बना लिया अपने लिए, तीसरा बकेट बना रहे हो फ्यूचर के लिए। जो भी पैसा बचा, 1,000 2,000 जो भी बचा, फ्यूचर के लिए। अब ये फ्यूचर वाला जो बजट है, मान लो इसमें 2,000 रुपए बचते हैं, 1,000 रुपए बचते हैं, 5,000 रुपए बचते हैं, कुछ भी अमाउंट, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट से हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब सेविंग करेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि पहले से शुरुआत से ही ये इन्वेस्टमेंट में जाए। मैं कहता हूँ शुरुआत में इमरजेंसी फंड बना रहे हैं, फिर कुछ म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, फिर कुछ एफडी ले रहे हैं। इन्वेस्टमेंट अभी बात की बात है, जब होगा थोड़े और पैसे कमाएंगे तब देखेंगे। तो 50% ऑफ द अमाउंट विच वी आर सेविंग फॉर फ्यूचर वुड गो इन आर सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इमरजेंसी फंड, किसी एक चीज में। बाकी जो 50% अमाउंट है वो फिर से मैं अपने ऊपर खर्च करूंगा। लेकिन अब ये अपने ऊपर जो खर्च करूंगा ये अपने मजे के लिए नहीं होगा, ये होगा अपने इंप्रूवमेंट के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए, अपने स्किल सीखने के लिए, नई चीज एक्सप्लोर करने के लिए, नई बात सीखने के लिए, कुछ साइड में हसल स्टार्ट करने के लिए, कुछ फ्रीलांसिंग करने के लिए, लैपटॉप लेना है, कंप्यूटर लेना है, कोई ऐसी चीज करनी है जिससे मैं फ्यूचर में और पैसे कमाऊंगा, कोई कोर्स लेना है, किसी भी चीज के लिए जिससे मैं बेटर हो रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्योंकि मैं कई बार ये वीडियोस में बताता हूं कि अगर आप 25,000 30,000 रुपए कमा रहे हैं ना, आपका घर बनाना सपना है, बहुत ज्यादा पैसे बनाना, अमीर बनना सपना है, सच्चाई ये है बहुत डिफिकल्ट है, नहीं हो पाता है। कैसे होगा? आगे और पैसे कमाने से। तो फोकस रखना है और पैसे कैसे कमाएं, अपने स्किल को कैसे इंप्रूव करें। देखो अब बात करते हैं कि घर बनाना है, घर बनाने का सपना देखा है और सैलरी हमारी है 25,000 30,000 रुपए। तो देखो बहुत ही सिंपल और बहुत इसमें बहुत हाई फाई मेथड नहीं है, दिमाग नहीं मारना है। बात यह है कि आपको लोन लेना पड़ेगा। बात यह है कि आपको कहीं से पैसे अरेंज करने पड़ेंगे। हो सकता है आप कोई छोटा सा घर देख रहे हो, छोटा सा अपार्टमेंट देख रहे हो, बिल्डर फ्लैट देख रहे हो, 20 लाख का, 15 लाख का, 30 लाख का, कुछ भी, कोई लैंड देख रहे हो, बट उसके लिए आपको लोन लेना पड़ेगा क्योंकि अभी आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप पूरा का पूरा पैसा दे दो। वैसे तो ज़्यादा जब लोग पैसे कमा रहे होते हैं उस समय भी ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम पूरा का पूरा अमाउंट पे कर दें और घर खरीद लें, बाय द वे। तो लोन आपको लेना पड़ेगा। अब लोन लेने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 2 चीजें हमें अपने दिमाग में जरूर डालनी है। घर के बारे में बात कर रहे हैं। पहली चीज, क्या जितनी ईएमआई मैं ले रहा हूं उससे मेरा क्या क्या हिलेगा, मेरे बजट में क्या क्या चीजें हिलेंगी। क्योंकि अभी आपका बजट बना हुआ है, अभी आपने एक प्लान करा हुआ है, अभी आपका एक एग्जिस्टिंग प्लान है, हर महीने के खर्चे आते हैं, चलते हैं। क्या आप घर लोगे तो डे 1 से उसमें रहने लगोगे? जिस दिन से आप ईएमआई दोगे उस दिन से रहने लगोगे? और अगर आप रहने लगोगे तो रेंट आपका बचेगा, तो क्या उस पैसे से आपकी ईएमआई पूरी चली जाएगी? देखो जब ना हम सोचते हैं कि हो जाएगा, जब हम सोचते हैं कि यार घर तो लेना ही है, घर ले लेते हैं, ईएमआई कैसे ना कैसे करके
कर देंगे एडजस्ट। ये कैसे ना कैसे करके इज नॉट अ प्लान, इट्स नॉट अ प्लान, ये बिल्कुल भी प्लान नहीं है। कैसे करके कितना अमाउंट कहां से आएगा, कैसे ईएमआई जाएगी, दिस इज अ प्लान। यही रीजन होता है कि बहुत सारे लोग पहली ईएमआई दूसरी ईएमआई के चक्कर में पड़ के छोटा सा लोन, छोटा एक कोई होम लोन ले लिया है, पर्सनल लोन लिया है, इस चक्कर में पड़ जाते हैं। फिर उनकी कटौती कहाँ से होती है, वो क्या नहीं कर पाते, स्किल इंप्रूवमेंट पे किसी भी तरीके के पैसे नहीं खर्च कर पाते, अपने शौक पे किसी तरीके के पैसे नहीं खर्च कर पाते, अपने इंप्रूवमेंट के लिए किसी तरीके के पैसे नहीं खर्च कर पाते। फिर मेंटली टेंशन। आज आप 25,000 रुपये कमा रहे हो क्योंकि आप कोई स्किल इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप कोई नई चीज सीख नहीं रहे हो, क्योंकि आप अपने ऊपर खर्च नहीं कर रहे हो। 1 साल बाद भी आप 25,000 रुपये कमा रहे हो, 4 साल बाद आप 30,000 रुपये कमा रहे हो, 10 साल हो गए आप 40 पे पहुंचे। जब आपका अमाउंट, जो आपकी इनकम है, वो इंक्रीज नहीं कर रही है तो आपके लिए हमेशा प्रॉब्लम होगी। इसीलिए लोन का अमाउंट, ईएमआई का अमाउंट केवल उतना रखना है जितना हम कंफर्टेबल होकर दे पाए। घर खरीदना एक इमोशनल डिसीजन होता है। मैं मानता हूं कि घर खरीदने के लिए जो लोग अलग अलग तरीके के दलीलें देते हैं कि घर नहीं खरीदना है, उसके बजाय हमें रेंट पे रहना है, वो ज़्यादा बेटर होता है, ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है। घर खरीदने का डिसीजन केवल मैथमेटिक्स से नहीं लिया जाता। भारत में 90% लोग नहीं लेते, शायद आप भी उसमें से नहीं होंगे, मैं उसमें से नहीं हूं। घर खरीदने का डिसीजन एक इमोशन होता है, एक अपना केव होता है, अपनी गुफा होती है, एक अपना अपना बेस कैंप होता है, उसकी जरूरत महसूस होती है। दिमाग में थोड़ा पीस आता है, थोड़ी स्टेबिलिटी आती है जिंदगी में, इसलिए घर खरीदा जाता है। लेकिन इमोशन के साथ साथ हमें बेसिक जो कॉमन सेंस है, जो बेसिक लॉजिक है, बेसिक कॉमन सेंस है, उसे नहीं भूलना है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम सब कुछ एक साथ फिक्स करना चाहते हैं। हमारा करियर अच्छा नहीं चल रहा है, उसे भी फिक्स करना है, घर की प्रॉब्लम चल रही है, उसे भी फिक्स करना है, इनकम कम है, उसे भी फिक्स करना है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसे भी फिक्स करना है, इमरजेंसी फंड नहीं है, उसे भी फिक्स करना है। जिंदगी की सारी चीजें हम एक साथ फिक्स करने की कोशिश करते हैं। यकीन मानिए नहीं होता। मेहनत करते हैं, ट्राई करते हैं, नहीं हो पाता है। कैसे होगा? 1 प्रॉब्लम एट अ टाइम। सबसे पहले बेस बनाओ, सेकंड नंबर पे अपनी स्किल्स को इंप्रूव करो, थर्ड नंबर पे अर्निंग और इनकम पे फोकस करो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, उसके बाद सेविंग, उसके बाद घर, उसके बाद गाड़ी। बेस स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी स्किल को इंप्रूव करना है, इनकम को इंक्रीज करना है, बाकी चीजें बाद में, बाकी चीजें उन सब के बाद। और जब आप पैसों के पीछे दौड़ रहे हो ना, जब आप इन चीजों के पीछे दौड़ रहे हो, तो अपनी हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ, इस पे बहुत 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 ध्यान देना है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। और हाँ, हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।